जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ईरान के हमले के चलते इस्राएल के हाइफा में जो उनका तेल ठिकाना है वहां पर आग लगी हुई है। और बात वहां नहीं रुकती। ईरान लगातार हमले कर रहा है और उसने कुवैत में एक ऐसी होटल में हमला किया है जहां पर अमेरिकी सैनिक थे। जी हां, आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें। अगले 72 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं दोस्तों। जंग के लिए अगले 72 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि हम ईरान पर कहर बरपाएंगे और ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। ईरान ने कह दिया, सवाल ही नहीं पैदा होता। समानांतर तौर पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ईरान की सड़कों पर आग लगी हुई है, क्योंकि इस्राएल भी लगातार उसके तेल ठिकानों पर हमला कर रहा है। नतीजा जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, नालियों से आग निकल रही है, क्योंकि तेल का रिसाव जो है वो नालियों के जरिए हो रहा है और फिर उसके बाद वहां सड़कों पर आग लगी हुई है। इस तरह का प्रलयंकारी नजारा, मानो कयामत आ गई है, आप मध्यपुर में अलग अलग जगह देख सकते हैं। मगर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज अंदाज में मैं आपको बतलाना चाहता हूं पिछले 12 घंटे में कौन कौन सी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। गौर फरमाएं। जंग की बड़ी खबरें। अमेरिका और इस्राएल लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं। पहली बार तेहरान में ऑयल स्टोरेज डिपो और रिफाइनिंग फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है, जिससे राजधानी के कई इलाकों में बड़ी आग लग गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। उनका कहना है कि यह युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तेहरान के नेता हार मानकर झुक ना जाएं या उनकी सेना पूरी तरह से काम करने लायक ना रहे। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी अली लारिजानी ने कहा है कि अमेरिका को इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ेगी और उनका दावा है कि वॉशिंगटन अपने लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम हो रहा है। कतर, सऊदी अरब और यूएई ने बताया है कि ईरान के और हमले हुए हैं, जबकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पहले माफी मांगते हुए भरोसा दिलाया था कि हमले रुक गए हैं। और सबसे बड़ी बात, घरेलू स्तर पर भी ट्रंप को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। इस वीडियो को देखिए। न्यूयॉर्क के अंदर ट्रंप के ईरान युद्ध को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं, इस जंग को रोको। देखिए किस तरह की नारेबाजी हो रही है। अब दोस्तों, मैं आपके सामने एक एक करके पिछले 12 घंटे में जब आप सो रहे थे, जी हां, किस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं अगले 72 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। इस्राएल और अमेरिका ने अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई तेज कर दी है, मगर ईरान भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर हाइफा में आग लगी हुई है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस्राएल से तस्वीरें आना लगभग नामुमकिन है। इस तरह की छिटपुट वीडियो सामने उभर कर आते हैं और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इस्राएल ने पूरी तरह की सेंसरशिप की हुई है। यहां तक कि CNN भी सही तस्वीर पेश नहीं कर पा रहा है। मगर हाइफा की तेल रिफाइनरी पर ईरान ने जो बड़ा हमला किया है, उस बारे में क्या जानकारी मिल रही है, अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो जानकारी मैं आपके सामने ला रहा हूं वो पूरी तरह से कंफर्म्ड है, वो अफवाहों पर आधारित नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मुझसे गलती नहीं हो सकती है। मैं इंसान हूं, गलती हो सकती है, मगर मेरी पुरजोर कोशिश है कि जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं वो फैक्ट्स पर आधारित हो। हाइफा में जो हमला हुआ है उस बारे में हमें क्या जानकारियां मिल रही हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहली बात, ईरान का कहना है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों से इस्राएल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने 7 मार्च को हाइफा बे में स्थित बाजान ऑयल रिफाइनरी को खैबर शिखन सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। IRGC के मुताबिक यह हमला अमेरिका और इस्राएल द्वारा ईरान के ऊर्जा सेक्टर पर हाल के हमलों के जवाब में किया गया। इनमें तेहरान के आसपास के ऑयल डिपो पर हमले भी शामिल हैं। बाजान ग्रुप द्वारा संचालित यह रिफाइनरी इस्राएल की सबसे बड़ी तेल प्रोसेसिंग सुविधा है और देश के लगभग 50 से 60% घरेलू ईंधन की सप्लाई यहीं से होती है। इस जगह पर जून 2025 में भी ईरानी मिसाइल हमला हुआ था, जिनमें 3 कर्मचारी मारे गए थे, दर्जनों घायल हुए थे और रिफाइनरी कई महीनों तक बंद रही थी।
ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह हमला इसराइल द्वारा ईरान के तेल भंडारण ढांचे पर किए गए हमलों के जवाब में है। और आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि वो हमला कौन सा था जो इसराइल ने किया था। आपके स्क्रीन पर यह देखिए किस तरह की आग लगी हुई है। यह अपने आप में कयामती नजारा है दोस्तों। और बात यहां तक नहीं सीमित है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से इसराइल ने ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके चलते अब ईरान जवाब दे रहा है। आपके सामने यह है अक्सदेह तेल भंडार जहां पर हमला किया था इसराइल ने। और आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का धमाके का गुबार पूरे स्क्रीन पर देखिए। धमाके का गुबार आपके स्क्रीन पर। और इसराइल ने अक्सदेह तेल ठिकाने पर हमला किया था, जिसके जवाब में अब जो है ईरान हाइफा बे के तेल ठिकानों पर प्रहार कर रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये जो हाइफा पर प्रहार किया है ईरान ने, इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि इसराइल को इसकी गंभीर कीमत चुकानी पड़ सकती है और घरेलू स्तर पर अराजकता मच सकती है। कैसे? गौर फरमाएं। अगर हाइफा रिफाइनरी बंद हो गई तो इसराइल की फ्यूल सप्लाई पर काफी दबाव पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश तुरंत ईंधन खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। असली खतरे में है कीमतें बढ़ना, सप्लाई में लॉजिस्टिकल दिक्कतें और अगर लंबा युद्ध चला तो ज्यादा कमजोरी। हाइफा की असली अहमियत क्या है, इस पर गौर फरमाएं। हाइफा बाजान रिफाइनरी इसराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी क्षमता लगभग 1,97,000 बैरल प्रतिदिन है। दूसरी रिफाइनरी अशदोद की क्षमता लगभग 80 से 1,10,000 बैरल प्रतिदिन है। यानी हाइफा अकेली ही देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता का आधे से ज्यादा हिस्सा संभालती है। युद्ध से पहले आमतौर पर देश के लगभग 60 से 65% डीजल की सप्लाई हाइफा से होती थी और इसके अलावा 45 से 50% पेट्रोल गैसोलीन भी यहीं से आता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर हाइफा बंद हो जाता है तो इसराइल को कितनी दिक्कत होगी। गौर फरमाएं, जब हाइफा बंद हो जाता है तो क्या होता है। 2025 के हमले के बाद जो हुआ उससे एक अंदाजा मिलता है। जब हाइफा बंद हुआ और अशदोद भी मेंटेनेंस में था, तब कुछ समय के लिए इसराइल के पास कोई चालू रिफाइनरी नहीं थी। तब उसे लगभग पूरा ईंधन इंपोर्ट करना पड़ा। और किन देशों से उसने ईंधन उस वक्त 2025 में मंगवाया था, आपके स्क्रीन पर साइप्रस, रूस, मिस्र, पुर्तगाल, ग्रीस, अमेरिका और फ्रांस। बड़ा प्रश्न, क्या इस बार रूस उसे तेल देगा? यह अपने आप में बहुत अहम बात बन जाती है। तो एक तरह से देखा जा सकता है दोस्तों, दोनों देश एक दूसरे के तेल ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि हमने इसलिए हाइफा पर हमला किया क्योंकि इसराइल ने हमारी सड़कों पर आग लगा दी, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ईरान इस वक्त कुवैत में भी होटल्स पर हमला कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है कुवैत के एक होटल का नजारा। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि इन होटल के कुछ कमरों में अमेरिकी सैनिक थे, इसलिए कुवैत की होटल पर हमला किया जा रहा है। और याद कीजिएगा, यही नजारा मैंने आपको 2 दिन पहले भी दिखाया था, यानी कि दूसरे देशों के होटल्स पर इंटेलिजेंस शेयरिंग के चलते ईरान लगातार हमला कर रहा है। और आपके जहन में सवाल होगा कि ईरान को यह जानकारी कहां से मिल रही है। और मैंने आपको इसी मंच पर बताया था कि रूस एक तरह से इस युद्ध में शामिल हो गया है और वो इंटेलिजेंस शेयरिंग सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ईरान की पूरी मदद कर रहा है। इसलिए ईरान को पता है कि किस होटल के किस कमरे में कौन सा अमेरिकी सैनिक छिपा हुआ है। मगर इसराइल भी अपनी तरफ से बड़े हमले कर रहा है और सिर्फ ईरान पर नहीं। आप देख सकते हैं बेरूत की एक होटल पर हमला किया गया है क्योंकि इसराइल का मानना था कि यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं वो शरण लिए हुए थे। इस खबर में आप देख सकते हैं रमादा होटल है बेरूत की, यह वहां का सबसे बड़ा लैंडमार्क है और यहां पर हमला किया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं इसराइल को पता था कि इनमें से कुछ कमरों में हिजबुल्लाह के लड़ाके हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और अहम वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ड्रॉप साइट के मुताबिक यहां कुछ अमरीकी अली अल सालेम बेस में, कुवैत के अली अल सालेम बेस की तस्वीरें ले रहे हैं। वहां पर
हमला किया था ईरान ने, और बताया जा रहा है कि ईरान ने यहां के रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया था, और यहां पर जो पेट्रियट के सिस्टम्स हैं, थर्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं, उन्हें निशाना बनाया गया था। याद कीजिएगा, कल ही मैंने आपको अपने इस मंच पर बताया था कि किस तरह से ईरान ने अमेरिका के 2 थर्ड मिसाइल सिस्टम्स को तबाह कर दिया था। मगर जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ईरान की जंग बहुत कठिन है। उसका मुकाबला 2 महाशक्तियों से हो रहा है, और आज दुनिया के सामने यह तस्वीर साफ है। आप जानते हैं दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अभी क्या बात सामने उभर कर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 15 साल की एक लड़की के साथ, एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, और जब उस लड़की ने मना किया तो उसकी बाल पकड़कर पिटाई की थी। जाहिर सी बात है, ट्रंप इसे इनकार करते हैं। तो दुनिया देख रही है कि एक तरफ हैं ट्रंप, जिनका नाम सीधे तौर पर एप्स्टीन फाइल्स में है, एक तरफ हैं नेतन्याहू, जो एक वॉर क्रिमिनल हैं, और ये मेरी शब्दावली नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्हें एक वॉर क्रिमिनल का दर्जा दिया गया है। और दूसरी तरफ है ईरान, वो ईरान जो अमेरिकी शर्तों पर राजी हो गया था, बातचीत कर रहा था, और उस बातचीत के बावजूद उस पर हमला होता है, सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दुनिया ये सब देख रही है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस्राएल के अंदर किस तरह की तबाही मच रही है, उस तरह की खबरें लाना नामुमकिन हो रहा है। जैसे मैंने बताया, इस्राएल ने सेंसरशिप कर रखी है। इसके अलावा अगर हम ईरान की ही बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वहां की जो एक वेबसाइट है इरना, वो डाउन हो गई है, क्योंकि वहां पर इंटरनेट कई जगहों पर खत्म हो गया है। लिहाजा वहां की न्यूज एजेंसीज पर भी असर पड़ रहा है, और इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगले 72 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। कैसे, गौर फरमाइएगा, और इसके लिए कुछ चेहरों पर आपको गौर करना पड़ेगा, चाहे ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे अली लारीजानी हो, चाहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे चाइना हो, शी जिनपिंग हो। इन तमाम चेहरों की निगाह से अगले 72 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना है कि इस वक्त युद्ध की क्या स्थिति है। गौर फरमाएं, अमेरिका और इस्राएल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े एयर स्ट्राइक किए हैं। तेहरान में हमले में खामेनी की मौत से ईरान की सत्ता व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले इस्राएल और कुछ खाड़ी देशों के इलाकों की तरफ किए। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बाधित करने की कोशिश भी की है, जिससे दुनिया की तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। तो ये तो फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स के आधार पर हम अगले 72 घंटों का एक आकलन आपके सामने पेश कर रहे हैं। कैसे, गौर फरमाएं। ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल है, जवाब भी देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिका सीधा शासन गिराने की जंग शुरू कर दे। संभावित कदम नंबर 1, जवाबी हमले जारी रखना। इस्राएल पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इराक और सीरिया में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाना, खाड़ी में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीमित हमले। नंबर 2, प्रॉक्सी का इस्तेमाल, हिजबुल्लाह लेबनान में, जो कि हो भी रहा है, इराक की शिया मिलिशिया, यमन के हूती, इनके जरिए अमेरिका और इस्राएल पर दबाव बनाए रखना। नंबर 3, अंदरूनी नियंत्रण मजबूत करना। IRGC सत्ता को और कसकर संभालेगा। मिसाइल यूनिट्स को छिपाना और फैलाना, सत्ता परिवर्तन के बाद स्थिरता बनाए रखना। नंबर 4, तेल के रास्ते पर दबाव, होर्मुज के जहाजों को रोकना या डराने की कोशिश, ताकि तेल की कीमतें बढ़ें और पश्चिमी देशों पर आर्थिक दबाव बढ़े। तो यह तो हो गई अगले 72 घंटों में ईरान की रणनीति क्या हो सकती है। अब हम बात करना चाहते हैं अगले 72 घंटों में अमेरिका और इस्राएल की रणनीति क्या हो सकती है। गौर फरमाएं, दोनों की कोशिश है कि ईरान की सैन्य ताकत को बहुत कमजोर किया जाए, लेकिन लंबी जमीन युद्ध में फंसा ना जाए, यानी कि अमेरिकी और इस्राएली सैनिक जमीन पर ना उतरें। क्योंकि आपको याद होगा, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या कहा था कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, आप आइए तो सही, जमीन पर कदम रखिए तो सही, आपको दूध का दूध और पानी का हिसाब दे दिया जाएगा। आगे संभावित कदम नंबर 1, हाई वैल्यू टारगेट पर हमले जारी रखना। मिसाइल डिपो, एयर डिफेंस सिस्टम, IRGC बेस, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 2, जमीन पर युद्ध से बचना। अमेरिका की रणनीति फिलहाल है एयर पावर, नेवी, साइबर और स्पेशल फोर्स का इस्तेमाल। नंबर 3, प्रॉक्सी को रोकना। लेबनान, सीरिया
और इराक में दबाव, हिजबुल्लाह को युद्ध में खुलकर आने से रोकना। नंबर 4, खाड़ी देशों को अपने साथ लाना, मिसाइल डिफेंस देना, सैन्य सहयोग बढ़ाना, ईरान के खिलाफ खुला समर्थन लेने की कोशिश। मगर आप जानते हैं दोस्तों, खाड़ी देशों को लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका नाकाम हो रहा है। कल इसी मंच पर मैंने आपके सामने ब्लूमबर्ग की एक खबर बताई थी, जिसमें सऊदी अरब ईरान से संपर्क साध रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं सऊदी अरब मानता है कि अमेरिका उसे प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है और बात वहां नहीं रुकती। खबरें यह भी आ रही हैं कि खाड़ी के कई देश अमेरिका के साथ जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और यह उनके लिए बड़ा झटका है। आगे जहां तक खाड़ी देशों का सवाल है, उनकी रणनीति क्या हो सकती है अगले 72 घंटों में, गौर फरमाएं। खाड़ी देश सबसे मुश्किल स्थिति में हैं, उन्हें ईरान से भी डर है और अमेरिका के दबाव में भी। सऊदी अरब की बात करें तो हाई अलर्ट, अमेरिका को चुपचाप समर्थन दे सकता है लेकिन खुली जंग से बचना चाहता है। यूएई की बात करें तो ईरान के हमलों की कड़ी निंदा, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय, अमेरिका के साथ काफी करीबी तालमेल। कतर की बात करें तो थोड़ा संतुलन रखने की कोशिश, लेकिन अगर एलएनजी या शहरों पर हमला बढ़ा तो सख्त रुख अपनाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे रशिया और चाइना की, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रशिया इस वक्त ईरान को इंटेलिजेंस शेयरिंग में लगातार मदद दे रहा है, जिसकी वजह से ईरान के जो मिसाइल हमले हैं वो अपने निशाने पर लग रहे हैं, चाहे थार्ड मिसाइल सिस्टम हो या फिर कुवैत या बहरीन के होटल्स पर हमला हो जहां पर अमेरिकी सैनिक हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं और हम इन मुद्दों से मुंह नहीं मोड़ सकते। इस मंच पर जैसा कि मेरा लगातार वादा रहा है दोस्तों, आपके सामने सिर्फ कंफर्म्ड खबरें। मैं उन पत्रकारों की तरह नहीं हूं जो आपको सब्ज़बाग दिखाता हूं, जो आपके सामने झूठी खबरें पेश करता हूं कि ईरान ये युद्ध जीत चुका है या अमेरिका और इस्राएल ये युद्ध जीत चुके हैं। अभी किसी ने युद्ध नहीं जीता। जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको अपने मंच पर लगातार दिखाता रहता हूं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।